हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुविरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 7 की SCERT हिस्ट्री की समरी को, और बुक का नाम है अतीत से वर्तमान। इसके अलावा हम 6 और जो 8th की समरी है हिस्ट्री की उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसका PDF भी हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही हम यहाँ पर 3 to 5 की जो EVS है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं एंड उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो कंप्लीट SCERT की समरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चीज़ों को चैप्टर वाइज लिया है, तो सारी चीज़ें हम चैप्टर वाइज समझेंगे। पहला चैप्टर है कहाँ, कब और कैसे, यानी कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कोई घटना कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे जो पहला पॉइंट था वो है कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर है एंड बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया है। तो संपूर्ण जो उपमहाद्वीप है इनमें से वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान, ये सारे देश सम्मिलित थे उपमहाद्वीप में। तो इन सभी के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। आगे यदि बात करें, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में, और इनकी जो बुक है तबकात ए नासरी, तो इसी में इस बात का जिक्र मिलता है। आगे हम बात करें, इसी पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति में गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। यानी कि जो मिन्हाज की ये कृति थी उसको उन्होंने गुलाम वंश के एक शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। आगे अगर बात करें, मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया है। तो ये सारी जानकारी इनकी बुक से मिलती है कि जो मिन्हाज ए सिराज था इसने बौद्ध बिहारों की जो भूमि है उसको अर्ज ए बिहार का नाम दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे हम बात करें, बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया अकबर ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार को एक प्रांत का दर्जा किसने दिया था? ये दिया था अकबर ने। एंड मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। तो देखिए, इस जो चैप्टर है ये वाला कि कहाँ, कब और कैसे, तो इसमें सारी फैक्ट वाइज ही सारी चीज़ें हैं, जो भी मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में। और जो अगला चैप्टर आएगा उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। आगे अगर बात करें कि 100 ईस्वी में चीन ने कागज़ बनाया, यानी कि जो कागज़ है, कागज़ का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था सर्वप्रथम। आगे बात करें, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया गया था। और जो फिरोज शाह था, तो फिरोज शाह ने 14वीं शताब्दी में फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाई, जिससे समय की सही जानकारी मिल सके। और दरिया साहब, तो इनका भी जिक्र मिलता है आपकी SCERT में। तो जो दरिया साहब हैं ये क्या थे? ये एक हिंदी भक्ति कवि थे और इनका जन्म शाहाबाद ज़िला एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो दरिया साहब हैं वो क्या थे? तो ये एक हिंदी भक्त कवि थे। और हजरत सरफुद्दीन, तो हजरत सरफुद्दीन मनेर के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और ये जो मनेर पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पटना ज़िला में है। और आगे बात करें, अभिलेखागार किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। और जो राजतरंगिणी है, ये एक बुक का नाम है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हड़ ने। और इस बुक में कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी है, या फिर इसी का जो और नाम है किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अलबरूनी ने। और उस समय के जो रीति रिवाज, धर्म आदि के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। किसने? अलबरूनी ने। आगे अगर बात करें तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। और तुगलक वंश का राजनीतिक घटनाक्रम का इसमें वर्णन मिलता है।
अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, और तुजुक बाबरी ये बाबर ने ही लिखी है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बाबर के बारे में, अकबर के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सारी चीज़ें इस चैप्टर में फैक्ट वाइज इसी तरीके से दी हुई थी। और रेहला, तो रेहला ये बुक है और ये लिखी है इब्न बतूता ने, और जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। और शेर शाह सूरी का मकबरा रोहतास ज़िले के सासाराम में है, और ये जो सासाराम है ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर उदाहरण है। आगे हम बात करें मखदूम शाह दौलत की जो समाधि है ये कहाँ पर है, ये मनेर में है। और वेंकटपुर के शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। हरिश्चंद्र मंदिर ये रोहतासगढ़ में है। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली वालों पर शक था, इसलिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। असामी की पुस्तक फतूह उस सलातीन से जानकारी मिलती है, यानी कि जो असामी थे इनकी बुक थी फतूह उस सलातीन, उस बुक से ऐसी जानकारी मिलती है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको दिल्ली वालों पर शक था, इस वजह से उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हालांकि कुछ जो मतलब इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कई सारे आक्रमणों से परेशान हो गया था, इस वजह से उसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। लेकिन जो असामी है वो अपनी बुक में ये बातें लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर। चैप्टर 2 है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है ये दंती दुर्ग है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है। और इसकी जो राजधानी थी ये थी मान्यखेत। बिहार एवं बंगाल का प्रथम शासक गोपाल था और प्रजा ने स्वयं चुना था इसको। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार एवं बंगाल का जो प्रथम शासक है कौन था, गोपाल था, या फिर प्रजा ने जिसे स्वयं चुना वो कौन सा शासक था, तो वो था गोपाल। और बिहार एवं बंगाल उस टाइम एक ही हुआ करता था, अलग अलग नहीं था। आगे बात करें चोल वंश, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और राजधानी उरैयूर थी एंड चिन्ह बाग। और त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए चला था। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये पूछ लिया जाता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए चला था ये किन किन के बीच में चला था। तो ये था गुज्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासकों के मध्य चला था, और ये लोग आपस में ही ऐसे लड़ते झगड़ते रहे और अंततः तीनों का पतन हो गया। आगे अगर बात करें गुज्जर वंश का जो प्रथम शासक है वो नागभट्ट प्रथम था और दंती दुर्ग ने इसे पराजित किया था। तो जो दंती दुर्ग है अभी पढ़ा हमने किस वंश का शासक था, ये था राष्ट्रकूट वंश का। और गुज्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी ये क्या थी, कन्नौज थी। और कन्नौज को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, वो बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। आगे यदि हम बात करें चोल शासन के समय 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर जो कि जनसाधारण की सभा थी, सभा या महासभा ये वरिष्ठ या ब्राह्मण की सभा थी, और वरिष्ठ या ब्राह्मण को अग्रहार भी कहा जाता था। और इसके अलावा नगरम जो कि व्यापारियों की सभा थी। तो चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वशासन। आप लोग देख भी सकते हैं कि जो इनका स्थानीय स्वशासन था वो 3 भागों में बटा हुआ था, उर, सभा और नगरम। तो इस वजह से चोल शासन की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या थी, स्थानीय स्वशासन। राजन चोल प्रथम चोल राजवंश का सबसे महान शासक हुआ और गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी इसने, एंड गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और 18वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में इसका उदय हुआ, एंड इसकी जो राजधानी है वो मुंगेर थी। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो इसको हमने क्लास 6 की SCERT है उसमें भी डिस्कस किया था, जब हमने बौद्ध धर्म को पढ़ाया था कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, भागलपुर में। साथ ही नालंदा महाविद्यालय को धर्मपाल ने महाविहारों को दान में दे दिया था।
तो जो धर्मपाल था इसने विक्रमशिला का भी निर्माण करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए ही प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो नालंदा महाविद्यालय था इसको भी धर्मपाल ने महाविहारों को दान में दे दिया था। यानी कि महाविहार से मतलब है कि जो बौद्ध धर्म थे, तो बौद्ध धर्म में महाविहार बने होते थे जो भी उनके अनुयायी थे उनके लिए, तो उन्हीं को इसने दान में दे दिया था, नालंदा महाविद्यालय को। आगे यदि बात करें, ओदंतपुरी मठ बिहार शरीफ में है और इसका निर्माण गोपाल ने करवाया था। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं महमूद गजनवी, जिसने कि 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और जो महमूद गजनवी है ये गजनी का शासक था, और जो गजनी है ये अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था एंड ये गजनवी वंश का शासक था। सन 1010 से लेकर 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत में केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे, जैसे कि मथुरा हो गया, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ। इसके अलावा इसने 1000 से लेकर के लगभग 1000 से लेकर के 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। इसने जो अपना पहला आक्रमण किया था वो पेशावर में किया था। तो ये ज़्यादा पहला आक्रमण दूसरा आक्रमण इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया, जो कि जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और इसने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस टाइम जो शासक था भारत में, यानी कि यहाँ गुजरात में, ये कौन था, ये था भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। तो ये आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, 1025 में किया था, या फिर सोमनाथ मंदिर पर किस शासक ने आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने। और उस टाइम शासक कौन था, शासक था भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश का था। आगे यदि हम बात करें शाहनामा, तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। महमूद गजनवी भारत में प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान गाजी की उपाधि धारण की थी। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 तक इंडिया में रहा था। इसने अपना पहला आक्रमण 1175 में ही किया था, और कहाँ पर किया था, मुल्तान में किया था, और ये भी गजनी वंश का ही शासक था। और इसने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, करमाथी मुसलमानों पर। और इसके अलावा दूसरा जो आक्रमण है 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था, और उस टाइम जो भीम द्वितीय है वो शासक था गुजरात का। इसका नाम, दूसरा वाला नाम जो है वो है मूलराज द्वितीय, और ये भी चालुक्य वंश का ही शासक था। तो ये जो युद्ध हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, किंतु जो तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 में ही, यानी कि अगले साल ही हुआ, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य ही होता है, और इस बार पृथ्वीराज पराजय हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें जब मोहम्मद गौरी हार गया तो फिर वह अपनी सेना को मजबूत करने में लग गया, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर मोहम्मद गौरी अगले साल ही आता है और फिर से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, और इस बार वह जीत जाता है। और जीतने के बाद वह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद आगे यदि बात करें तो बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अब हम देखते हैं चैप्टर तीसरा। चैप्टर तीसरा है तुर्क अफ़गान आक्रमण। तो यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहती है, और इसका जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा पीछे, मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत में रहता है। उसके बाद 1206 में ये अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके भारत में चला जाता है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ही यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1210 तक शासक रहता है यहाँ पर। इसे गॉड ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता था, मतलब गॉड ऑफ मून कहा जाता था, यानी कि चंद्रमा का देवता कहा जाता था इसको।
और गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो राजधानी इसने बनाया था लाहौर को, और कुतुब मीनार की नींव भी इसने ही डाली थी, किंतु इसको कंप्लीट नहीं करवा पाया था। कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे यदि बात करें, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, और इसका जो मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये लाहौर में है। तो इसका जब बेटा आराम शाह शासक बनता है तो ये 1210 से 11 तक ही रहता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था, और उसका कहना ये था कि यहाँ पर मतलब जो शासक है उसका बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि उसका ग़ुलाम बनेगा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था, तो ग़ुलाम शासक बना, तो ग़ुलाम के बाद जो उसका ग़ुलाम होगा वो भी शासक, मतलब वो शासक बनेगा, ना कि उसका बेटा बनेगा। तो इस वजह से इल्तुतमिश ने इसका विरोध किया था और आराम शाह की हत्या कर दी थी और खुद वहाँ का शासक बन गया था। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी, और इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। फिर हत्या करके ये ग़ुलाम वंश का शासक बन जाता है, और इल्तुतमिश रहता है 1211 से लेकर के 1236 तक, और इल्तुतमिश को ही ग़ुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग़ुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? इल्तुतमिश था। आगे यदि बात करें, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की लाहौर से, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने राजधानी लाहौर बनाई थी, किंतु इल्तुतमिश ने लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली में राजधानी बनाई, और कुतुब मीनार को इसने कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा इसने चांदी व तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इल्तुतमिश ने धारण की थी। तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी इसी को कहा जाता है। एंड जो आखिरी सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। आगे यदि बात करें तो इक्ता की शुरुआत इसने की थी, और इख्तियारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। तो जो इक्ता है ये प्रांत को कहा जाता था, और वहाँ पर किसी न किसी सूबेदार को नियुक्त करता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तुर्कान ने चहलगामी या दल चालीसा व्यवस्था लागू की थी। तो जो दल चालीसा व्यवस्था थी इसी को ही तुर्कान चहलगामी कहा जाता था, और इसमें 40 सदस्य होते थे, इसी वजह से इसको दल चालीसा भी कहा गया। एंड 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका मकबरा दिल्ली में है। तो ये मकबरे वगैरह आपको याद रखने हैं कि किसका मकबरा कहाँ पर है, ये पूछ लिए जाते हैं। और आगे यदि बात करें उत्तराधिकारी, तो इसकी जो उत्तराधिकारी है वो इसकी बेटी यानी कि रजिया सुल्तान थी, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। और अब आगे हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसने ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक होगा, यहाँ पर संस्थापक नहीं होगा, अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या करके खिलजी वंश की इसने स्थापना की थी। और इसका दामाद या फिर भतीजा, यानी कि इसका जो भतीजा था वही इसका दामाद था, तो इसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके शासक बना था। और खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुल्तान है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने कई राजाओं को पराजित किया, जैसे कि राजा करण गुजरात, और रणथंभौर में इसने हमीर देव को पराजित किया था। राजा रतन सिंह मेवाड़ में, और महलक देव मालवा के शासक थे, इनको इन्होंने पराजित किया था। आगे यदि हम बात करें जोधपुर अभिलेख से अलाउद्दीन की तुलना देवताओं से की गई है, मतलब जो जोधपुर अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन की तुलना देवताओं से की गई है। और सेना में नगद वेतन की शुरुआत की थी इसने, और स्थायी सेना रखने भी इसी ने शुरुआत की थी। इसके अलावा 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात मिशन पर गया, और वहाँ से एक गुलाम मलिक काफूर खरीद कर के लाया था, और ये 1000 दिनार में लाया था, इस वजह से इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसके अलावा मलिक काफूर को ही इसने सेनापति बनाया, और
1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, जहां पर इसने मलिक काफूर को भेजा था। वह साम्राज्य का विस्तार करते करते तेलंगाना पहुंचा, जिसकी राजधानी वारंगल थी उस टाइम। और वहां का जो शासक है वो था प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश का शासक था। और प्रताप रुद्रदेव ने इसको कोहिनूर हीरा दिया, किसको? मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर हीरा लेकर के आता है और अलाउद्दीन को देता है। ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा यानी कि जो कोहिनूर हीरा है, ये जिसके पास गया उस साम्राज्य का पतन ही हुआ। तो ये हीरा अब अलाउद्दीन के पास आ चुका था। और इसके अलावा रामचंद्र देव देवगिरी और वीरवलनाल होयसल राज्य के राजा थे, एंड सुंदर पांड्य जो कि पांड्य राज्य के राजा थे। इन सभी को इसने पराजित किया था। और इन सभी को पराजित करने के बाद जो मलिक काफूर है उसने अलाउद्दीन को विश्व विजेता घोषित कर दिया था। और इसी चक्कर में मतलब विश्व विजेता घोषित करने के बाद इसको उपाधि मिली थी सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय की। आगे यदि बात करें, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। और जो अमीर खुसरो हैं इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन्होंने सितार और तबला बनाया। और खड़ी बोली के जनक भी अमीर खुसरो हैं। और इसके अलावा कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है अमीर खुसरो ने। इन्होंने अपना कैरियर गयासुद्दीन बलबन के शासन के समय ही प्रारंभ कर दिया था। और इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, क्योंकि जो राजा लोग थे वो एक दूसरे की हत्या कर करके जल्दी मतलब थोड़े टाइम के लिए ही राजा रहते थे। तो ऐसे जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, मतलब 8 सुल्तानों के कार्यकाल के टाइम तक ये रहे। और इनका मूल जो नाम है वो था मोहम्मद खुसरो। आगे यदि बात करें, घोड़ा दाग प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, जिसे हुलिया दाग प्रथा या फिर चेहरा दाग प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और मुग़ल काल में शेर शाह सूरी ने भी इस प्रथा को अपनाया था। तो ये भी याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, किंतु आगे चल करके मुग़ल काल में इस चीज़ को किसने अपनाया था? शेर शाह सूरी ने। इसने एकता प्रथा समाप्त कर दी थी। और एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, जो कि अलाउद्दीन ने समाप्त कर दी। भ्रष्टाचारी निरोध विभाग बनाया दीवान मुसद खराज, ये किसने बनवाया था? ये भी अलाउद्दीन ने बनवाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसने भ्रष्टाचारी निरोध विभाग बनाया था, जिसे दीवान मुसद खराज के नाम से जाना जाता है। और बाज़ार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था इसने, यानी कि कोई भी ज़्यादा मूल्य नहीं ले सकता था। उसने मूल्य को निर्धारित कर दिया था, यानी कि उसने बाज़ार व्यवस्था को अच्छे से नियंत्रित किया था। और इसके द्वारा बनाए गए स्मारक अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, हौज खास। और 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक है। दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी इसने। और सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला प्रथम शासक था। इम्पोर्टेंट है कि सिंचाई के लिए नहर सबसे पहले किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और 1325 ईस्वी में बुगारा खां का विद्रोह हुआ बंगाल में। इसको शांत करवाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक वहाँ जाता है। और फिर जब वहाँ से वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते टाइम इसका जो बेटा था, गयासुद्दीन का बेटा था जौना खां, तो इसने एक लकड़ी का महल बनवाया था शहर के बाहर ही, अपने पिता का मतलब अपने पिता के सम्मान में, पिता को विश्राम करने के लिए। तो वो जो लकड़ी का महल था वो गिर जाता है टूट करके, और उसमें गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उसका बेटा, जो गयासुद्दीन का बेटा था जौना खां, ये शासक बनता है। और जौना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था। और इसके अलावा जो तुगलक नामा है, इसको आपको याद रखना है, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। और अब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। पागल सुल्तान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और पढ़ा लिखा होने के कारण ये तरह तरह के प्रयोग करता रहता था। और इसने जितने भी प्रयोग किए थे वो सारे के सारे असफल हुए थे। इस वजह से इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को
अफ्रीका का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी थी रहला, और इसी पुस्तक में भारत और मोरक्को के व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये बुक इम्पोर्टेंट है। बुक के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी कि जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और ब्राह्मणों को छोड़ करके, यानी कि ब्राह्मण से ये कर नहीं लिया जाता था, जबकि जो फिरोज शाह है इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसने सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई, तो ये बनाई थी फिरोज शाह ने। इन दोनों पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे हम बात करें तारीख ए फिरोज शाही, जो कि लिखी है बर्नी ने, और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका उसने नाम रखा था दौलताबाद, बनाने का निर्णय लिया था। और ऐसा उसने क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए थे और इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए थे। तो इन सभी से ये परेशान हो गया था और परेशान होने के कारण ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कृषि और सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। तो कृषि और सिंचाई विभाग दीवान एक कोही के नाम से जाना जाता था। आगे पढ़ लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश चला था 1414 से 1451 तक, और इसका जो संस्थापक है वो था खिज्र खां, जो कि तैमूर का सेनापति था। तो ये जो खिज्र खां है ये वास्तव में नसरुद्दीन महमूद का सेनापति था। जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद था, और इसी का ये सेनापति था खिज्र खां। और खिज्र खां को तैमूर ने अपनी साइड मिला लिया था और इसी की मदद से इसने आक्रमण किया और लूटपाट की। उसके बाद खिज्र खां को यहाँ का शासक बना करके तैमूर वापस हो जाता है, और जो खिज्र खां है ये सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है ये अलाउद्दीन आलम शाह था। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है इस वंश के बारे में, बस आपको इतना याद रखना है कि जो संस्थापक है वो खिज्र खां था और सैयद वंश का जो अंतिम शासक है वो था अलाउद्दीन आलम शाह। आगे हम बात करें लोधी वंश की। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है ये था बहलोल लोधी, और इसने बहलोल सिक्के चलाए थे, और बहलोल लोधी का ही बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक हुआ, और इसी के शासनकाल में जो वास्को डिगामा है ये भारत आता है 17 मई 1498 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वास्को डिगामा है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था सिकंदर लोधी के शासनकाल में। सिकंदर लोधी ने आगरा को नई राजधानी बनाया और सिकंदराबाद की स्थापना की थी, और सिकंदराबाद में इसने बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कई एग्जाम में कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, या फिर जो सिकंदर लोधी है ये किस नाम से कविताएं लिखता था, तो ये लिखता था गुलरुखी के नाम से। इसने आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी फरहंग ए सिकंदरी, और सिकंदर लोधी की जो मृत्यु है ये हुई थी 1517 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य, और बाबर यहाँ पर जीतता है और बाबर ने तुलगमान नीति का प्रयोग किया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने आमंत्रित किया था। अब आगे हम बाबर के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि बाबर आ चुका था यहाँ पर। तो अब हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य चला था 1526 से 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी यानी कि औरंगज़ेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है, और यहीं तक औरंगज़ेब तक ही मुग़ल साम्राज्य चलता है। तो इसका जो संस्थापक है ये बाबर था। बाबर 1526 से 30 तक रहा। राजधानी आगरा बनाई थी इसने। और जो मुग़ल हैं ये मुख्य रूप से कौन थे, तो मुग़ल जाति से तुर्क और मध्य एशियाई से 2 राजवंशों के वंशज थे। माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में
फरगना में तुर्की में हुआ था और इनके जो पिता हैं वो थे उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर का जो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल करने के बाद इसने काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बाबर को कलंदर की उपाधि भी मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने। चीनी यात्री महुआन ने बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो चीनी यात्री महुआन था उससे बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी मिलती है। और बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के बारे में लिखा है और भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो विजयनगर के साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को बताया है। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी और करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में काबुल में दफनाया गया उसको। एंड बाबर उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत आया था। तो ये जानकारी भी उसकी आत्मकथा तुजू के बाबरी से ही मिलती है कि बाबर भारत में कहाँ से आया था। तो ये आया था उत्तर पश्चिमी सीमा से। आगे बात करें बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच था। एंड खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में एंड घाघरा का युद्ध 1529 में। तो आप अगर ईयर वाइज देखें तो ये लगातार हैं 1526, 27, 28 और 29। और ये भी आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है ये राणा सागा और बाबर के बीच। एंड चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। एंड घाघरा का युद्ध अफ़गानों के साथ हुआ था, अफ़गानों और बाबर के साथ। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है कि पान खा चल घर, पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब वो आगे पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था और ये 1530 से 40 और उसके बाद 1555 से 56 तक रहा था। यानी कि ये 1530 से 40 तक रहा पहले। उसके बाद 40 में कन्नौज का युद्ध होता है, उसमें पराजित होने के बाद ये बाहर चला जाता है, सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला जाता है। उसके बाद फिर से ये वापस आता है 1555 में और फिर ये 1 साल ही शासक रहा था। उसके बाद 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, जो है कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर। और हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और ये दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुए थे। इसकी जो पत्नी है वो थी हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं नामा की रचना किसने की है, ये की है गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। आगे यदि बात करें 1 जनवरी 1526 को दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मौत हो जाती है। और पुस्तकालय का नाम क्या था, पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। आगे अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से शासक बना था और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। बचपन का नाम इसका था बदरुद्दीन और 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था ये। बैरम खां ने कलानौर में इसका राज्याभिषेक किया था और बैरम खां ने ही इसे राजकाज की शिक्षा भी दी थी। अकबर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य की वैसे स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो अकबर को माना जाता है। इसके अलावा 1526 में हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने विक्रमादित्य 14 की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हेमू था इसका पूरा नाम था हेमचंद्र और इसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, तो ये हो गया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। आगे यदि बात करें 5 नवंबर 1526 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है।
जो हुआ था अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद विक्रमादित्य के मध्य होता है। और अकबर की जो सेना है इसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे, क्योंकि अकबर उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो इसका नेतृत्व किया था बैरम खां ने। और अकबर का दरबारी इतिहासकार जो है वो है अबुल फजल, और अबुल फजल ने लिखी है आईन अकबरी। तो ये आपको याद रखना है कि आईन अकबरी किसने लिखी है, तो ये लिखी है अबुल फजल ने। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, क्योंकि ये सभी धर्मों का सम्मान करता था और इस वजह से इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला सबसे जो प्रथम व्यक्ति है वो बीरबल थे। और उसके बाद देख लेते हैं अकबर के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दुप्याजा और एक और हैं फैजी। फैजी जो कि अबुल फजल के भाई थे। ये यहाँ पर लिखना भूल गए हम, गलती से छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे इसको। आगे हम बात करें, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक अकबर था। 1576 में मिलाया था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, कहीं कहीं 1561 भी लिखा मिलता है, तो दोनों सन आप याद कर लेंगे कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1561 या 62 में। एंड जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। और 1572 ईस्वी में ये गुजरात मिशन पर गया और गुजरात मिशन के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा तथा पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। आगे हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर सीकरी में। और 1585 में मानवाई से शादी हुई और मानवाई से जो पुत्र हुआ वो था खुसरो। और 1588 में जगत गोसाई से शादी होती है, पुत्र खुर्रम, और खुर्रम ही शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की शरण में गया। तो जो खुर्रम है, खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शरण में चले गए थे। और इन्होंने जो विद्रोह किया था ये अपने पिता जहांगीर के खिलाफ ही किया था शासन के लिए। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। इसने 12 घोषणाएं करवाई थी और इसने जो घोषणाएं करवाई थी उन्हें जाना जाता है आईने जहांगीरी के नाम से। तंबाकू को प्रतिबंधित किया। इसके अलावा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। एंड 1608 ईस्वी में विलियम कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज। तो ये भी याद रखना है, ये पूछा जाता है कि जो विलियम कैप्टन हॉकिंस है ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। और कब आया था, 1608 ईस्वी में। साथ ही समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज है। और आगे बात करें, 1611 ईस्वी में मेहरुनिस्सा से शादी की थी इसने, और जो नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुग़ल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासक रही थी मेहरुनिस्सा। और जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर है, कहाँ पर, लाहौर में। नूरजहाँ के नाम से जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इसके अलावा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है तुजू के जहांगीरी, और जहांगीरी के गुरु हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जहांगीर के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में और इनका जो वास्तविक नाम था वो था खुर्रम। तो अभी हमने पीछे बताया था कि जो खुर्रम थे वो ही शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शाहजहाँ के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये देखिए, आपको याद रखना है कि जो जहांगीर थे उनके शासनकाल को क्या कहा जाता था, चित्रकला का स्वर्णयुग। और जो शाहजहाँ थे तो उनके शासन को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। इसके अलावा 1631 से 1653 में ताजमहल का निर्माण करवाया और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना था। मुख्य स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा। इसके अलावा
ये पित्रादुरा शैली में निर्मित है और जो पित्रादुरा शैली है ये ईरानी कला है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि जो संगमरमर का सर्वप्रथम प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था और पित्रादुरा जो शैली है इसका प्रयोग सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। और यहाँ पर जो इत्मादुद्दौला है ये नूरजहाँ के पिता थे, तो इन्हीं के मकबरे में सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा शाहजहाँ के शासनकाल में मनुची भारत आया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि जो मनुची है ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था और शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। साथ ही 1636 ईस्वी में दक्कन मिशन के दौरान इसको कोहिनूर हीरा मिला था और 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया है। आगे हम पढ़ लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था और इसके जो गुरु हैं वो थे मीर मोहम्मद हकीम। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और ये सुन्नी धर्म को मानता था। इसने पुनः जजिया कर की शुरुआत की तथा अंग्रेज़ों से भी कर वसूला, यानी कि जो जजिया कर है ये अकबर ने समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने इसको फिर से शुरुआत किया और इस बार इसने अंग्रेज़ों से भी इस कर को वसूला था। आगे हम बात करते हैं सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी थी। इसके शासनकाल में मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका जो सही आंसर है वो अकबर होगा, बट अकबर नहीं। जो सर्वाधिक हिंदू किसकी मुग़ल सेना में थे तो ये थे औरंगजेब की सेना में। अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी इसने और इसे आलमगीर भी कहा जाता है। साथ ही दारा सिकोह ने सिर ए अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया, तो ये भी आपको याद रखना है। और औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं पत्नी की याद में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया है। तो लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है ये किसने बनवाई है? ये बनवाई है औरंगजेब ने और अपनी पत्नी की याद में इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया था। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये 4 चैप्टर हमने क्लास 7 की SCERT हिस्ट्री से आज डिस्कस किए हैं। आगे के जो चैप्टर हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।